नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। होर्मुज खोलने के लिए ईरान के पास सिर्फ 10 दिन की मोहलत है। अगर 10 दिन के अंदर होर्मुज पर ईरान ने फैसला नहीं किया तो तबाही तय है। अमेरिका अब ईरान पर सिर्फ हवाई हमले नहीं बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है, जिसकी टारगेट पर होंगी ईरान की 3 अहम द्वीप। देखिए खास पेशकश, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। छह अप्रैल के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे घातक प्लान। छह अप्रैल के बाद अमेरिका का ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन। छह अप्रैल के बाद अमेरिका करेगा ईरान के 3 द्वीपों पर कब्जा। अमेरिका ने ईरान को सिर्फ 10 दिनों की मोहलत नहीं दी, बल्कि ईरान के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिसका नतीजा पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगा। कैसे, हम आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की वो नस जिसे दबाते ही ग्लोबल इकोनॉमी का दम घुटने लगता है, और इस नस की चाबी छिपी है ईरान के 3 छोटे द्वीपों में, जिनके नाम हैं अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तुंब द्वीप और लेसर तुंब द्वीप। सबसे पहले जानते हैं अबू मूसा द्वीप के बारे में। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ठीक प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा द्वीप है, नाम है अबू मूसा। ईरान तट से 40 मील और यूएई तट से भी 40 मील दूर, कुल 40 वर्ग किलोमीटर में फैला ये द्वीप अगर अमेरिका के कब्जे में चला गया तो हर गुजरने वाले टैंकर, हर कार्गो शिप, हर युद्धपोत पर सीधा नियंत्रण अमेरिका के पास होगा। ये द्वीप इतना अहम है कि यहाँ से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज पर सीधी नजर रखी जा सकती है। अबू मूसा द्वीप, जिसे ईरान अपना अभिन्न अंग मानता है, साल 1971 से उसी का कब्जा है, लेकिन यूएई इसे अपना बताता है। अब अमेरिका ने इसे अपना पहला टारगेट बना लिया है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका के टारगेट पर अबू मूसा द्वीप है। अमेरिका के निशाने पर लेसर तुंब और ग्रेटर तुंब द्वीप भी हैं। ये दोनों द्वीप करीब करीब निर्जन हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से इतने अहम हैं कि इन्हें होर्मुज का गेटकीपर कहा जाता है। दोनों द्वीप ही प्राकृतिक रूप से ईरान की सुरक्षा दीवार का काम करते हैं, मतलब ईरान की नेवी को होर्मुज से बाहर निकलने का रास्ता बंद। युद्ध शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता था। चीन, भारत, जापान, यूरोप, पूरी दुनिया का तेल यहीं से गुजरता था। अगर अमेरिका इन द्वीपों पर कब्जा कर लेता है तो ईरान का स्ट्रीट क्लोजर वाला खतरनाक कार्ड बेकार हो जाएगा। अमेरिकी सूत्रों का मानना है कि इन द्वीपों पर कब्जा करके न केवल तेल मार्गों की घेराबंदी की जा सकती है, बल्कि यहां से बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। ये ईरान की दुखती रग है और अमेरिका अब इसी पर हाथ रखने की तैयारी में है, लेकिन इसके नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। Well, everyone I talk to that is either a military officer, a former military officer, a special forces operator, a former special forces operator, etc., they've all kind of said a version of the same thing for me about trying to land troops there on any of these islands, which is read about the Battle of Gallipoli and how that went for the UK. Another one described it as best case, this will be a knife fight in a phone booth.
Another one said, Luke, if you want to see how this is going to go back, turn on Saving Private Ryan, and turn on the opening scene. That's what it's going to look like for these Marines. It'll be another battle of Guadalcanal. जानकारों का तो यही मानना है। एक तरफ अमेरिका शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ हमले की तैयारी भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन 10 दिनों के अंदर अमेरिका ईरान के खिलाफ तगड़ी मोर्चाबंदी कर सकता है ताकि ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान है। ये संख्या बढ़कर 15,000 तक भी जा सकती है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। मिडिल ईस्ट के लिए पहले ही 5,000 से ज्यादा मरीन और 82वीं एयरबोर्न टुकड़ी रवाना हो चुकी है। जब इतनी बड़ी तादाद में एयरबोर्न रेजिमेंट मूव करती है तो इसका मतलब डिप्लोमेसी नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन होता है। समंदर के रास्ते आ रही तबाही का नाम है 2 यूएस मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट। ये कोई आम सैनिक नहीं, ये समंदर से जमीन पर हमला करने और दुश्मन के तटों पर कब्जा करने में माहिर हैं। हर एबीयू में 22 सबमरीन, हेलीकॉप्टर, टैंक, आर्टिलरी और कमांडो होते हैं। यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर जल्द ही मिडिल ईस्ट में दाखिल होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से ही ईरानी बोट का तटरेखा पर पीछा कर रहे हैं और अब पेंटागन ने मीडिया को सटीक तौर पर बता दिया है कि वे किस चट्टानी टुकड़े को निशाना बना रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस यूनिट के निशाने पर ईरान का एक और द्वीप हो सकता है जिसका नाम है खर्ग द्वीप। खर्ग द्वीप ईरान तट से महज 25 किलोमीटर दूर। खर्ग द्वीप जो ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, यहाँ से ईरान का 90% तेल बाहर जाता है। अगर खर्ग पर अमेरिकी मरीन का हमला हुआ तो ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ टूट जाएगी। इस तरह की यूनिट्स ने 3 साल पहले दक्षिण कोरिया में भी ऐसा ही एक ऑपरेशन किया था। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक और कदम उठाया है जो साफ साफ उसके इरादों को जाहिर करता है। मिडिल ईस्ट में पहुंचेगी यूक्रेन वाली मिलिट्री मदद। मिडिल ईस्ट में तैनात होगी कीव वाला एयर डिफेंस इंटरसेप्टर। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से जो सैन्य मदद अब तक यूक्रेन को दी जा रही थी वो मदद अब मिडिल ईस्ट के देशों में दी जाएगी। इसके लिए वो इंटरसेप्टर और हथियार मिडिल ईस्ट में पहुंचाए जाएंगे जो नाटो सपोर्टेड कार्यक्रम के तहत कीव के लिए खरीदे गए थे। इससे यूक्रेन को मिलने वाली मदद में 20 से 30% की कमी आ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को चेतावनी जारी कर साफ मैसेज दे दिया है। I've done a great favor for the world. The world has not been reciprocal because when I told NATO where we give billions and billions of dollars, trillions over the years, I said, do you mind coming up and giving us a little hand with the streets? Send up some. They didn't want to get involved. And I believe that's going to cost them dearly. इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अब 2 फ्रंट वॉर के बजाय अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में लगाना चाहता है। यूक्रेन को मिलने वाली मदद में कटौती ईरान पर होने वाले बड़े हमले का सबसे बड़ा संकेत है। इस तरह से कहा जाए तो तेल मार्गों की घेराबंदी, द्वीपों पर कब्जा और 10,000 सैनिकों का जमावड़ा, ये तमाम संकेत ऐसे हैं जिससे जाहिर होता है कि कूटनीति के दरवाजे करीब करीब बंद हो चुके हैं। ईरान का दावा है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, लेकिन अमेरिकी मरीन की ताकत और तकनीक के सामने क्या वो टिक पाएगा? और अगर अमेरिका ने ईरानी द्वीप पर कदम रखा तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वर्ल्ड वार की चिंगारी साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में अमेरिका ने 10 दिन की और मोहलत दी है। साथ ही ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ईरान घबरा गया है और अमेरिका की बात मान रहा है, लेकिन ईरान है कि वो कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है। उल्टे ईरान इजराइल और खाड़ी देशों पर अब भी हमलावर है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने देकर उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान इससे उनका भरोसा जीतना चाहता था। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वो 8 बड़े ऑयल टैंकर जाने देगा ताकि बातचीत को लेकर गंभीरता दिखा सके। But I watched it, and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. उधर ईरान ने एक कार्टून जारी किया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए हैं जिसमें लिखा है आई एम लूजर, लेकिन वो अपनी जनता को इस प्ले कार्ड का दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें शायद लिखा है आई एम विनर। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने कहा कि अमेरिका से उनकी ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है, बस केवल दूसरों के जरिए संदेश मिल रहे हैं। هیچ مذاکره و گفتگویی با طرف آمریکایی نبود. البته چند روز هست که طرف آمریکایی شروع کرده به ارسال پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف. این که پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان و ما در این تبادل پیام ها مواضع اصول خودمون رو تکرار کردیم و بعضی جاها هم هشدار دادیم. در بحث حمله به زیرساخت ها هشدارهای قوی ما دادیم. اینکه به اصطلاح این ईरान पर इजराइल की ओर से हो रही बमबारी में ईरान की कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि एक टूटी हुई बिल्डिंग पर कर्मचारी ईरान का झंडा लगा रहे हैं। ईरान के आसमान में लगातार मिसाइलें देखी जा सकती हैं। बचाव दल के कर्मी वहां रात कार्य करते देखे गए। मलबे में दबे घायलों को निकाला जा रहा है। वहीं तेहरान में भी हमले की विभीषिका देखने को मिली, जहां रात भर आसमान में मिसाइलों की आग बरसती दिखी। इजरायली हमलों में तेहरान में काफी नुकसान पहुंचा है और टूटी इमारतों में सुरक्षा कर्मी और बचाव दल रेस्क्यू अभियान में जुटे दिखे। इसी बीच एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर भी दिखाई दी, जिसमें एक मां अपने बच्चे के सिर पर हेलमेट लगाकर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती दिखी। वहीं इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकाने पर हमला किया है। इजराइल की सेना IDF ने कहा है कि उसने रात भर ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। वहीं मिसाइल फैक्ट्री में नमाज का नज़ारा भी देखने को मिला, जहां मिसाइल के कारखाने में मिसाइल के पास ही कर्मचारी नमाज पढ़ते देखे गए। वहीं जब न्यूज़ स्टेट इजराइल में हमलों की खबरों को लेकर कवर कर रहा था, उसी समय यूपी के 2 युवकों से उनकी मुलाकात हुई, जिनसे संवाददाता ने हमलों के बाद का हाल जाना। तेहरान के आसमान में भी रात भर मिसाइलों की आतिशबाजी देखने को मिली। कभी कोई मिसाइल आती तो कभी उसे इंटरसेप्ट करने का नज़ारा देखने को मिलता। इजरायली ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईरान की ओर से मिसाइल हमले में उत्तरी बंदरगाह शहर हाइफा स्थित तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। हालांकि इससे किसी महत्वपूर्ण क्षति की सूचना नहीं है। इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम निकल चुकी है नाहिरिया के लिए। दरअसल ये एक सीमावर्ती छोटा शहर है जो हाइफा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके आगे का जो बॉर्डर इलाका है वो खाली करा दिया गया है। यानी हम
हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह से लेकर संघर्ष को लेकर, यहाँ हम बात कर रहे हैं दक्षिणी लेबनान को लेकर के, और यहाँ पर कई रॉकेट्स के जरिए दहलाया गया नाहरिया को और उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 25 से 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जहां तेल अवीव में रिएक्शन का समय लगभग 10 मिनट का मिल जाता है, वहीं हाइफा में रिएक्शन का समय बहुत कम होता है, लगभग मान के चलिए कि 40 सेकंड 45 सेकंड, और नाहरिया में वो 20 से लेकर 30 सेकंड का होता है। यही वजह है कि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे उन इलाकों को तुरंत खाली कर दें जहां अमेरिकी सेना तैनात है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक IRGC के बयान में कहा गया है कि जहां भी अमेरिकी बल मिलेंगे वहां हमला करना हमारा फर्ज है। टीम न्यूज़ स्टेट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का काफी घातक असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से लेकर अमेरिका के रक्षा उद्योग तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन प्रभावित होने से मोबाइल फोन से लेकर AI उद्योग तक प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग हर बीतते दिन के साथ भयानक होती जा रही है। मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तबाही की आग धधक रही है। अमेरिका और इजराइल की भीषण बमबारी से ईरान के शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच छिड़ी जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है, इसका विनाशकारी असर पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि ईरान और इजराइल से दागी जा रही मिसाइलों की चोट कहां तक हो सकती है। दरअसल आज की दुनिया हाइपर कनेक्टेड है। दुनिया के एक हिस्से में होने वाली हलचल का असर पूरे विश्व में होता है। अगर हम कहें कि आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन भी इस जंग का शिकार हो सकता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये ऐसी आशंका है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। ताइवान दुनिया का 90% एडवांस चिप्स बनाता है। वो चिप्स जो आपके फ़ोन, कार और AI सर्वर की आत्मा है। लेकिन इन चिप्स को बनाने के लिए ताइवान को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कतर से हीलियम और दूसरा बिजली के लिए LNG। और ये दोनों ही चीज़ें एक ऐसे रास्ते से आती हैं जो अब किलिंग जोन बन चुका है। उसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य। ताइवान अपनी ज़रूरत की 70% हीलियम और 1/3 ईंधन खाड़ी देशों से लाता है, लेकिन युद्ध ने इस सप्लाई लाइन की गर्दन मरोड़ दी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया है और कतर इस वक्त अमेरिका के साथ खड़ा है, इसलिए ईरान उसे अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में हीलियम सप्लाई पर असर पड़ना स्वाभाविक है। बताया जाता है कि ताइवान के पास 11 दिनों का LNG स्टॉक बचा हुआ है। इसी तरह हीलियम का स्टॉक भी लगातार आपूर्ति पर निर्भर है। हीलियम ऐसा केमिकल नहीं है जिसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। ये 45 दिनों में टैंकर से भाप बनकर उड़ जाता है, इसीलिए इसकी नियमित सप्लाई जरूरी है। ईरान ने कतर के रास लफान पर सीधा अटैक किया तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। इसने दुनिया को हिला के रख दिया। इस हमले के कारण दुनिया की करीब 1/3 हीलियम सप्लाई ठप हो गई। अगर यही हाल रहा तो ताइवान में चिप प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है और इससे दुनिया भर में मोबाइल फोन, कार और AI से जुड़े उद्योगों पर असर पड़ सकता है। इसी तरह युद्ध के चलते बिजली का संकट भी हो सकता है। अकेले ताइवान की दिग्गज कंपनी TSMC पूरे देश की 10% बिजली खा जाती है। गणित सीधा है, बिजली नहीं तो चिप्स नहीं, चिप्स नहीं तो आधुनिक अर्थव्यवस्था नहीं। इस साल दुनिया के दिग्गज AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर $650 अरब खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा निवेश उस सप्लाई चेन पर टिका है जो एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र से गुजरती है। हीलियम की कीमतें 165% तक बढ़ चुकी हैं। बिना हीलियम के सेमीकंडक्टर उद्योग के पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। इस जंग से बने हालात की वजह से अमेरिका के रक्षा उद्योग पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन युद्ध की वजह से उन खनिजों और केमिकल्स की सप्लाई बाधित हो रही है जिनके आधार पर अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के पहिए चलते हैं। होर्मुज बंद होने के कारण सल्फर का व्यापार लगभग खत्म हो चुका है
और सल्फर के बिना अयस्क से कॉपर और कोबाल्ट नहीं निकाला जा सकता। इसका असर दुनिया भर के उद्योगों पर पड़ रहा है। होर्मुज ब्लॉक होने से सल्फर की कीमतें एक साल में 165% बढ़ गई हैं। ईरान ने बहरीन और कतर में 2 बड़े अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं। अगर सिर्फ इन 2 रडार सिस्टम को फिर से खड़ा किया जाए तो 30,000 किलोग्राम कॉपर चाहिए। लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने इस आपदा में भी कमाई के अवसर तलाश लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है रूस, जिसकी तिजोरी में हर रोज 71 अरब रुपए आ रहे हैं। रूस लगातार दुनिया भर के देशों को पेट्रोलियम की बिक्री कर रहा है और मुहमांगी कीमत वसूल रहा है। रूस का तेल एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंच रहा है। होर्मुज बंद होने की वजह से अमेरिका को रूस से तेल खरीद पर लगी पाबंदी को मजबूर होकर उठाना पड़ा। रूसी कच्चे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $104 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी का युद्ध केवल गोलियों से नहीं बल्कि इकोनॉमी के मोर्चे पर भी लड़ा जाता है। अगर होर्मुज का रास्ता बंद रहता है तो दुनिया को स्मार्टफोन से लेकर AI आधारित गैजेट्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।